उन दिनों एक ये तासुर भी बड़ा आम था कि ये जो टीएलपी है ये किसी ख़ास इशारे पर मोबिलाइज होती है, फिर जब उधर से इशारा आ जाता है तो वापस भी चल जाती है। इसमें किस हो सकता है ये मुमकिन हो, लेकिन आज टीएलपी एक सियासी जमात बन चुकी है। और नर्सरी वाली बात आपने की थी ना, बस वही समझे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप निजात दहिंदा समझते हैं? क्या आप उनके तर्ज सियासत से इत्तफाक करते हैं? नहीं, मैं निजात दहिंदा उनको नहीं समझता। मैं उनकी सियासत का स्टूडेंट हूँ। मेरा उनसे पहले ताल्लुक था, वाकफियत थी, गपशप होती थी, असेंबली में बहुत दफ़ा इकट्ठे रहे हैं। लेकिन जब पीडीएम बनी तो वो सदर थे, मैं सेक्रेटरी जनरल था। वो हमेशा में मजाक करते थे और कहते थे कि सेक्रेटरी और फिर जनरल में ज़रा तो कहते थे उसमें ज़्यादा जोर देते थे, कहते आप मेरे जनरल हैं। तो बहरहाल देखिए, तजर्बा बहुत कुछ सिखाता है। तो जो तजर्बा मौलाना फजल रहमान साहब के पास है वो आज हमारी सियासत में किसी के पास नहीं, क्योंकि मौलाना साहब खुद एक प्रैक्टिकल सियासत से गुजरे हैं। बहुत अरूज जवाल उन्होंने देखा है, हर किस्म की सियासत रही है। वो हर मामले में जो दलील से बात करते हैं वो शायद कोई और पॉलिटिकल लीडर ना कर सकता हो। तो उस हवाले से मैं उनको एहतराम करता हूँ, यकीनन इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं समझता हूँ इस मुल्क की सियासत में एक असासा है, और अक्सर मैंने देखा कि उनकी बातें बाद में जाके दुरुस्त साबित होती हैं। तो मौलाना साहब का शायद एक असर हो, तरामीम का मामला ख़त्म नहीं हुआ। हम बात तो सीखते नहीं हैं, तरमीम की कोशिश होगी, तरमीम हो सकता है पास भी हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब उस तरमीम में कोई डेंट डालने की पोजीशन में ज़रूर होंगे। लेकिन सार शामिल होंगे तरामीम मंजूर कराने में? तो ये उन पर डिपेंड करता है कि किस किस्म की तरामीम है। क्या वो तारीख़ में अपने आप को, क्योंकि अब एक आम तासुर बन गया है कि तरमीम अगर हुई तो मौलाना साहब की मर्ज़ी के बगैर नहीं होगी, उनके वोट के बगैर नहीं होगी। तो यानी मौलाना साहब ज़िम्मेदार बन गए तरमीम के। सर, अब एक बार फिर पीआईए की निजकारी की बातें हो रही हैं, उसकी तारीख मुकर्रर की जा रही है कि फ़लाँ डेट तक इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा। ये किस किस्म की प्राइवेटाइजेशन होगी? उसके बाद क्या ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी? हमारी फिर कोई कौमी एयरलाइन रहेगी भी या नहीं रहेगी? क्या होगा? देखिए, मुल्क को फ़ौज चाहिए होती है, पुलिस होती है, गवर्नेंस होती है, जुडिशरी होती है। कहीं नहीं लिखा हो कि एयरलाइन होती है। ये एक शौक़ है। अगर आप एक अमीर मुल्क हैं और आप दिन का 20-30 करोड़ रुपया लगा सकते हैं तो ये शौक़ पूरा कर लें, क्योंकि दुनिया में हर मुल्क जिसमें जो शौक़ था उसका शौक़ ख़त्म हो गया है, उन्होंने बेच दिए। आखिरी इंडिया था, अच्छा, बड़ा मुल्क जो रह गया था। इंडिया ने भी प्राइवेटाइज कर दी 2-3 साल पहले। और जब प्राइवेटाइज हुई उसके बाद दुनिया की एक बड़ी एयरलाइनों का नाम आ गया। तो पाकिस्तान में पीआईए की जो निजकारी है, मेरा उनसे, मैं 2.5 साल पीआईए का चेयरमैन भी रहा हूँ, मैं जानता हूँ पीआईए। मैंने प्राइवेट एयरलाइन भी बनाई है, और वैसे भी एविएशन का मुझे बचपन, 16 साल की उम्र से मैं पायलट हूँ। अगले साल इंशाल्लाह 50 साल हो जाएंगे जहाज़ उड़ाते हुए, बड़ा अल्लाह का करम है। बल्कि इस साल भी मैं, जब 65th बर्थडे थी, तो मैंने राना मुबशर साहब को, जो एंकर है जी, उनको मैं ले गया था फ्लाइट। वाह वाह। मेरा सवाल पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पे यही है, प्राइवेटाइजेशन पे, कि आप बेच क्या रहे हैं। ये जो रोजवेल्ट होटल है उसका क्या? वो हुकूमत के पास है, वो उसका पीआईए का हिस्सा नहीं है। नहीं सर, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। ये बारिश है। फिर अब गैर सियासी है। अच्छा, शादी पसंद से की या घर वालों की पसंद से? 37 साल हो गए जी। नहीं, अपनी पसंद से थी। घर वालों भी कुछ वर्दी शामिल थी, कुछ नहीं थी। वो पहली मुलाकात में शख्सियत के किस पहलू का जायजा लेते हैं आप? आप लोगों को प्री जज मत करें। प्री जज करना सबसे बड़ी नाकामी होती है, क्योंकि आप बहुत से अच्छे लोगों से महरूम हो जाते हैं। ख़वातीन की कौन सी खूबी ज़्यादा मुतासर करती है? बड़ी सब घर से निकलवा के छोड़ेंगे। मरियम नवाज साहबा मेरी घर आई थी, तो वो उन्होंने कहा कि आपकी बेगम से मिलना, मेरी बेगम मिलना चाहती थी, तो मैंने मिलाया। तो उस वक्त हम अपोजिशन में थे, तो मैंने कहा कि आपको तो आज गिला शिकवा है आईसाई से। मैं कहा मैं तो पिछले 35 साल से आईसाई भुगत रहा हूँ। उन्होंने कहा ये कैसे?
मेरे जो ससुर थे वो DGI थे। अच्छा। उनके मेरे जो ससुर थे वो DGI थे और वो फोर्थ हो गए थे एज DGI। और जब भुट्टो साहब की हैंगिंग हुई है तो वो DGI थे। जब 77 का coup आया तो DGI थे। तो मैं सबको कहता हूँ यार आप आज खाए थे आप तो। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? वो बहुत बड़ी पेचीदा चीज़ है जी। कभी दिल भी टूटा? दिल टूटते रहते हैं। गुस्से में रद्द अमल कैसा होता है? पहला लफ्ज़ मुंह से क्या निकलता है? मैंने ज़िंदगी में कभी से गाली नहीं दी, गाली दी नहीं जाती। क्या शौक से खाते हैं? मैं दाल सब्जी खाता हूँ। खुद भी कुकिंग कर लेते हैं? जी, मैं अमेरिका पढ़ता था तो खुद कुकिंग, लेकिन वो तेज़ी वाली कुकिंग होती थी। 20 मिनट में कीमा बना लिया, कोई चिकन बना ली, कबाब बना ली, इस किस्म की चीज़ें। फिल्में, ड्रामे, म्यूज़िक से किस हद तक लगाव है? म्यूज़िक से मेहदी हसन और लता मंगेशकर की हद तक, ना उससे पहले किसी का पता है। हाँ यकीन करें, अभी नए सिंगर्स का बिल्कुल नहीं, पुराने सिंगर्स में मुकेश, अपना रफ़ी साहब, उससे पहले सैगल साहब, तो उस किस्म के जो पुराने गाने थे। कवाली मुझे बहुत पसंद है। फिल्म टीवी में नहीं देखता हूँ। इंडियन फिल्में यूनिवर्सिटी में देखी थी, उस ज़माने सिनेमा में लगती थी, तो कभी कभी एक आखिरी फिल्म थी, उसके बाद कोई इंडियन फिल्म भी नहीं देखी है। अंग्रेज़ी फिल्में देखता हूँ, बहुत शौक़ है। ज़्यादा मुझे किताब पढ़ने का शौक़ है। अच्छा, वाह। किस किस्म की बुक्स? हर किस्म की, हर किस्म की। ज़िंदगी का वो लम्हा जिसका तस्वर आज भी खौफज़दा कर देता हूँ। ये कभी किताब लिखेंगे तो उसमें लिख देंगे। अच्छा। ये आपको ये बताना ज़रा मुश्किल है। आपका सबसे कीमती असासा क्या है? कीमती असासा ये है कि मेरे वालिद ने हमें बचपन से वादा किया था कि आपको कोई विरासत नहीं मिलेगी, तो हमें कोई विरासत नहीं मिली। ये सबसे कीमती असासा है। सिवाय एक नाम के और इज़्ज़त के उन्होंने कुछ नहीं, हालांकि वो बहुत अमीर आदमी थे। अगर किसी को आपकी जासूसी पर मामूर किया जाए जी, तो उस पर आपकी शख्सियत के बारे में पहला इंकशाफ क्या होगा? पहले तो घर से निकाले जाएंगे ना। मैं अक्सर ड्राइव खुद अकेला ही करता हूँ, अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ। कोई ऐसा ख्वाब जो सच साबित हुआ हो? हम जब 13 साजिश केस था ना, तो उसमें मियाँ साहब हमसे पूछते थे कि आपको कोई ख्वाब में कोई ऐसी बात तो नहीं आई। सईद मेहदी साहब थे, शायद उन्होंने किताब में, अपनी किताब में भी बात लिखी है। तो मियाँ साहब हम सबको, हम मिलते नहीं थे, तो जब हम कोर्ट जा रहे होते तो एक जगह हम 9 लोग इकट्ठे होते थे। मियाँ साहब सबसे पूछते थे यार कोई आपको, क्योंकि मियाँ साहब बहुत तवक्कल वाले आदमी हैं और बड़ा वो इबादत करते थे, और हम तो गुनहगार से लोग थे। तो बहरहाल वो पूछते थे तो कि आपको कोई ख्वाब आया। तो एक दिन सईद मेहदी साहब बड़े तंग थे, मामला ही ऐसा था, कैपिटल पनिशमेंट का केस था। सईद मेहदी साहब कह रहे मियाँ साहब मुझे नींद नहीं आती, ख्वाब कहाँ से आया। जब आईना देखते हैं तो पहला ख्याल दिल में क्या आता है? आईना देखते ही नहीं है। यकीन करें। आपकी किस आदत से घर वाले बेजार रहते हैं? बेजार जो बेवक्त काम है ना, क्योंकि इसमें कोई लाइफ वो नहीं है, आपकी अपनी नहीं है। कौन सी चीज़ जो नशे की हद तक पसंद है? जो नशे की हद तक पसंद है वो नशा ही हो जाता है फिर। तो नशे से बचना चाहिए। क्या आपको हम दोबारा कभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर देखेंगे? कोई जिम्मेदारी हो जो मैं कर सकता हूँ तो मैं उसको जिम्मेदारी के तौर पे अपना सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे लिए उसके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। वो मशवरे से वाला था। अच्छा। लेकिन उनको मशवरा ये दूंगा कि बुल का सोचें। नवाज शरीफ साहब को? मैं जो मशवरे उनको दे चुका हूँ, मैंने उसी पर कायम हूँ, मेरे उससे आगे मशवरा नहीं है। आसिफ अली जरदारी? मेरे ख्याल अगली जनरेशन को मौका दे दे तो अच्छा है। शहबाज शरीफ? बस ही करे तो ठीक है। अच्छा। बिलावल भुट्टो जरदारी? वो एक फ्यूचर के पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, लेकिन मुल्क के मामलात को समझें, मुल्क को समझें। मरियम नवाज? तजुर्बा हासिल करें। सियासत नहीं होती, सियासत ऑप्टिक्स की नहीं है, सियासत कामों की है। शेख रशीद? इसी साहब मेरे मशवरे से बहुत ऊपर है। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी? जज्बात की शिद्दत जो है उसमें कमी ले आए तो बेहतर होगा। मौलाना फजलुर रहमान? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का तो मैं शागिर्द हूँ। उनका मशवरा मैं नहीं दे सकता। परवेज लाई साहब को? वक्त बस पूरा हो गया जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।